हाँ बेटा। कोई नहीं, बात पढ़ाना क्यों? आ जाएंगे। हम्म। बेटा टॉपिक है हमारा सेल। सेल वाले चैप्टर में आ जाओ उधर ही। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका फोर्थ टॉपिक है। एक्चुअली में मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ा दिया था इसमें, वो पढ़ा दिया था। आप देखें, लाइसोसोम, वैक्यूल है ना, वहां वैक्यूल तक करा दिया था। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था ना, वो कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एक सेल ऑर्गेनेल होता है। वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो सभी में प्रेजेंट होता है बेटा, प्लांट एनिमल सेल में, सभी में। और माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड भाई एनसीईआरटी में लिखा नहीं है ये, लेकिन लिख सकते हो आप। कॉलिकर। किसने डिस्कवर्ड किया था? कॉलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज coined बाय बेंदा। बेटा कई सारे साइंटिस्ट आए, सबने अलग अलग तरीके से। फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? फाइला। स्वतः अल्टमान ने बायोब्लास्ट नाम दिया। लेकिन आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है एक तो नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया है ना बेटा, और डिस्कवर्ड किसने किया? कॉलिकर ने किया। ठीक है। बाकी ये भी आप ठीक है, याद रहे हैं तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। मतलब ये सब नाम माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम है बेटा। आप जानते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, एनसीईआरटी कहती है कि सॉसेज लाइक है स्ट्रक्चर में। सॉसेज मतलब एक, हाँ मतलब प्लेट जैसी या तस्तरी नुमा। सॉसेज का मतलब होता है तस्तरी नुमा या प्लेट लाइक सी, या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और जिसका डायमीटर, अगर हम बात करें तो 0.221 माइक्रोन के आसपास है ना बेटा। जिसका एवरेज कितना ले लेते हैं? 0.5 के आसपास। ये हम बात करते हैं डायमीटर। लेंथ भी दे रखी है वैसे 1 to 4, 1 है ना माइक्रोन, बट मेन डायमीटर है। अब ये जो वैल्यूज है, ये तो बेटा जो आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, वो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? ये तो हमें करनी पड़ेंगी भाई, जो एनसीईआरटी में गिवन है। नोट कर लिए ना ये नाम वगैरह? तो फिर मैं आगे अब इसकी स्ट्रक्चर पे चलूंगा बेटा। और देखिए, नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं आपसे सेल के अंदर, तो पता है वो काफी वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी देने वाला बेटा।
ऑर्गेनेल है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा एक्टिव है पार्ट, कौन सा कम एक्टिव है। जहां पर ज्यादा एक्टिव है ना सेल्स, या जो पार्ट ज्यादा एक्टिव है बॉडी का, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, और जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर कम होगा। यानी डिपेंड करता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां पर है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं किडनी की सेल्स हैं, उसके मुकाबले लिवर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफी ज्यादा है। किडनी में मान लो सेल्स में, एक सेल में 300 से 500 माइटोकॉन्ड्रिया है, लिवर में 1200 से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा कहां पर है। ठीक है, सबसे कम एक हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया, और ज्यादा कितनी हो सकती है। पता है माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब होता है एक, और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है बहुत सारे। तो ओनली वन माइटोकॉन्ड्रियन। तो मैक्सिमम कितना माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में हो सकती हैं? 5 लाख। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में। फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड। बेटा आप जानते हैं जो बर्ड्स हैं उनको उड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उन्हें उड़ने के लिए। तो इसलिए उनके फ्लाइट मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा। इतना हमारी भी किसी सेल में नहीं। मैंने बताया आपको हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा काम करने वाला है लिवर। तो लिवर में एक सेल में 1500 के आसपास तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, और किडनी मैंने कितने बताए, 300 से 500 के आसपास। तो बहुत ज्यादा वेरी करता है। जो जितना ज्यादा काम करेगी सेल, या बॉडी का ऑर्गन जितना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा। इवन स्पर्म, स्पर्म जब आप पढ़ोगे ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो स्पर्म आप जानते हैं मूव करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अंदर, मूव करता हुआ जाता है। तो उसमें भी अगर आपने पहले पढ़ा हो, उसमें भी बेटा जो मिडिल पीस होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल पाया जाता है। यानी बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज रहती हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि एनर्जी देने के लिए, नहीं तो मूव नहीं कर पाएगा आगे। भाई वो भी सिंगल सेल है ना एक, तो उसको एनर्जी देने के लिए बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अब बेटा रे, ठीक है आगे बढ़े। आगे का मतलब यह है, हाँ, 1500 तक।
हाँ, मैंने बताया था ना 1200 से 1500 की रेंज है लिवर सेल में, और किडनी में बताया मैंने 300 से 500। तो ये बताया कि हमारी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट उसमें अलग अलग है पर सेल, एक सेल में, मतलब किडनी में तो बहुत सारी सेल है, हर एक सेल की बात हो रही है। और एक एलगी भी बताई मैंने, ऐसे बहुत सारी एलगी ऐसी होती हैं जिनमें एक एक है बस। अब मैं इसकी जरा बेटा स्ट्रक्चर देखो, तब बातें मैं समझाऊंगा आपको। हम्म। किस फेमस नाम से जानते हैं? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को किस फेमस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना? या सेल का बिजली घर। हाँ, कोशिका का बिजली घर, सही बोल रहा है ये, बिजली उत्पन्न करने वाला, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों? क्योंकि एटीपी जनरेट करता है, और एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपके सामने छपा हुआ है। बेटा आउटर मेम्ब्रेन है ये इसकी। अच्छा, अंदर वाली मेम्ब्रेन आप देख पा रहे होगे कि अंदर वाली मेम्ब्रेन कुछ अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है या फोल्डिंग बना रही है। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। एक्चुअली प्लांट सेल में इनको ट्यूबलाई बोल देते हैं। प्लांट सेल में क्या बोल देते हैं इनको? ट्यूबली या ट्यूबलाई। है वही क्रिस्टी। ए लड़कियों, खाने पीने में रहना बस। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक सिंगल डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
डीएनए सिंगल ही है बेटा, लेकिन है कैसा, डबल स्ट्रैंडेड है ना, सर्कुलर डीएनए। और आप एक चीज क्या देख रहे हैं, ये जो क्रिस्टी है बेटा, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है पूरी, ये पूरे बना रहे रहा मैं, ठीक है, दिखा दिया ना ऐसे मैंने। तो अंदर की पूरी मेम्ब्रेन पर, क्योंकि ये क्रिस्टी कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो मेम्ब्रेन की बेटा फोल्डिंग है, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन पर पूरे पर ये कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, इनको ऑक्सीसोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑक्सीसोम, या F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल है ना। F0 पार्ट जो होता है इसका, अभी दिखा दूंगा अलग से मैं थोड़ा हाईलाइट करके। ये प्लांट रेस्पिरेशन में भी पढ़ाएंगे हम आपको आगे, फिक्र नो। सुबह सुबह कुछ खा के आया कर, थोड़ा सा घर से भी। तुम्हें जैसे पता है ना कि जैसे एक तो क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस में आप देखते हो कि वहां पर भी ऐसे है ना निकल रहे होते हैं, F0 F1 पार्टिकल, CF0 CF1 होता है। ऐसे ही आपको रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलेगा, ये वाला देखना मैं दिखाता हूँ। देखो, F0 पार्ट है जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, और F1 वाला पार्ट है जो निकला हुआ है बाहर, प्लांट रेस्पिरेशन में। ये तुम लोग आगे चले गए बेटा, और आगे चले गए। फोटोसिंथेसिस के बाद में होता है 234, समझिए ना। हैं? ऑक्सीसोम, हिंदी में भी ऑक्सीसोम ही कहते हैं यार। अरे जैसे राइबोसोम नहीं कहते, राइबोसोम इंग्लिश में भी कहते हैं, ऐसे ही देख ऑक्सीसोम ऐसे बोल देते हैं, ऑक्सीसोम, समझ गया। तो पता है, ये जो ऑक्सीसोम है, यही तो साइट है एटीपी सिंथेसिस की मेन। एटीपी सिंथेसिस यहीं पर होती है। तो मैंने बताया इसका जो F0 वाला पार्ट है, वो तो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ रहता है, और एक चैनल, प्रोटॉन चैनल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? प्रोटॉन चैनल। और जब भी कोई दो, यहां पे दो की बात होती है, जब भी कोई दो एच आयन जब मूव करते हैं, तो इसका जो F1 वाला पार्ट है बाहर वाला, इसमें एंजाइमेटिक पार्ट है, एटीपेज वाला। कैसा पार्ट है ये? यहाँ पे एटीपीएच बैठा हुआ है, और ये एटीपेज क्या करेगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बना देगा, ठीक है, प्रोटॉन्स के जाते हुए प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके। समझ गए बात को आप? तो ये इस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अच्छा, आपने देखा डीएनए बना दिया हमने, ऑक्सीसोम वगैरह बना दिए, क्रिस्टी बना दिए। ये बेटा 70s राइबोसोम भी पाए जाते हैं।
इसके खुद के पास है ना अपने राइबोसोम है, जो बड़ी बात है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोल देते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर का ये जो पूरा इसका बेटा मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। पूरा इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है अंदर, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको बोल देते हैं हम लोग मैट्रिक्स। अब सुनिएगा एक बात और, पता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टोटल, मतलब दो कंपार्टमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया को। एक तो अंदर वाला कंपार्टमेंट मैट्रिक्स, या इनर कंपार्टमेंट, या एम कंपार्टमेंट, है ना। और एक होता है बेटा पीएमएस, यानी बाहर वाला कंपार्टमेंट। इसके आप जानते हो इस साइड में साइटोप्लाज्म है ना, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तो साइटोप्लाज्म है ना, और अंदर मैट्रिक्स है। तो इसको बेटा सी कंपार्टमेंट भी बोल देते हैं। सी मतलब साइटोप्लाज्म, या फिर आउटर कंपार्टमेंट। बाहर वाला चैम्बर है ये, और ये वाला अंदर वाला चैम्बर है, ठीक है, मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, जो हम बात करना चाहते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बेटा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टी बनने की वजह से इनफोल्डिंग बनी है ना, ये क्रिस्टी, तो क्या हो गया है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है बहुत ज्यादा। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस पर ये ऑक्सीसोम तो दिखाई दिया हमने, कि आपको पता है कि है ना, ऑक्सीसोम बना दिए। माइटोकॉन्ड्रिया की जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं प्लांट रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे ईटीएस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वो साइटोक्रोम सारे के सारे लगे होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर ही, पूरी इनर मेम्ब्रेन पर। और इसका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आपने सुना है क्रेब साइकिल, जो पढ़ाएंगे आगे आपको। क्रेब साइकिल के एंजाइम्स इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है मेनली, वो माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर होता है। देखो तीन मेन इवेंट होते हैं, तीन मेन प्रोसेस। एक ग्लाइकोलिसिस, वो साइटोप्लाज्म में होती है, वो सब में होती है, चाहे कोई एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, बिना ऑक्सीजन वाला हो। एक होता है क्रेब साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में अंदर, अंदर वाले चेंबर में बेटा, कैविटी में। और एक होता है ईटीसी या ईटीएस, वो इस इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, उसके एंजाइम, पूरे इनर एंजाइम सारे इसमें होते हैं। सारा सिस्टम ईटीएस वहीं लोकेटेड होता है, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, चलो। देख लिया? ड्रॉ करके देखा अपने हाथ से? नहीं बनाया? केवल एनसीईआरटी वाले पे भरोसा मत करना, वो तो 3D सा वैसा बनाया हुआ है, काट के सेक्शन से उन्होंने 3D बना दिया है। लेकिन काम यही आना है हमें समझने के लिए, वो काम नहीं आना। मतलब ठीक है, कुछ चिप्स विप्स या कुछ भी लाए हो, खाते पीते रहा करो, लेकिन काम भी करते रहा करो। काम भी जरूरी है, छोटी सी खाते कितने सारी चिप्स खा रही है जल्दी है। आप जानते हो एक मेजर वो प्लास्टिड और है अभी, एक ऑर्गेनेल, फिर तो वो छोटे छोटे से आएंगे, फिर न्यूक्लियस आएगा बड़ा।
बना लो जल्दी से बना लो। बना ली तूने? आज शांति है ना आज? तेरे साथ बात करने के लिए नहीं ना वो? शांति पसंद है। अरे बेटे, वो नहीं है, रोहन नहीं आया ना? अच्छा आया था। ये लेकर दो लेते तो वो जल्दी छुट्टी तो दूसरी वाली। वही बोली। सेकंड वाली बोली कि अच्छा सॉरी। ये आज फर्स्ट बॉटली थी। मैं बोला इतना बॉटली फर्स्ट पहले बॉटली ये दो दिनों की कितनी वो तो भारी तीन तीनों पे तीनों सेम बायोलॉजी होगी ना। चलिए, लेकिन अलग अलग है सारा कुछ मैटर। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक और बात समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। एनसीईआरटी में नहीं है जैसे वो, माइटोकॉन्ड्रिया दो स्टेट में पाया जा सकता है। देर आर टू स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सा- बात नहीं बेटा। क्या दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है? साइटोप्लाज्म नहीं है? मैं सरफेस एरिया है किसका ज्यादा, इनर मेम्ब्रेन का? क्योंकि इसमें फोल्डिंग बहुत ज्यादा है। पहले उधर कर रही थी, बोल रही थी पागल तू। हाँ। देखिए, ये तो कंडेंस स्टेट, ये ऑर्थोडॉक्स।
देखिए सब इस डायग्राम में दिख रहा है कि इन दोनों दोनों स्टेट में क्या अंतर है। एक माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिव स्टेट बोली जाती है, जिसको बोलते हैं कंडेंस स्टेट। माइटोकॉन्ड्रिया दो स्टेट में रह सकता है, और एक होती है उसकी इनएक्टिव या ऑर्थोडॉक्स। मैंने बोला था ना कि दो स्टेट बताएंगे जो आपने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो बेटा कंडेंस स्टेट है, इसमें क्रिस्टी का नंबर ज्यादा है, मोर क्रिस्टी। यहां पर कम क्रिस्टी बेटा है ना, बहुत कम दिख रही है। अच्छा, जितने ज्यादा फोल्ड ज्यादा होंगे क्रिस्टी, उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना ही बेटा एंजाइम सिस्टम भी ज्यादा होंगे, यानी उतना ही वो ज्यादा एक्टिव होगी, ज्यादा एटीपी बना सकती है, ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर क्योंकि फोल्डिंग कम है, तो बेटा कम पाए जाएंगे एंजाइम सिस्टम, या ऑक्सीसोम भी कम होंगे, सरफेस एरिया कम है, तो ये इनएक्टिव है, यानी कम एक्टिव है देखा जाए तो ये एटीपी कम जनरेट करेगी। और आप देख रहे हैं क्योंकि क्रिस्टी इतनी सारी बनी हुई है, तो ये बीच का स्पेस घिर गया। कौन सा मैट्रिक्स, कम मैट्रिक्स है या ज्यादा मैट्रिक्स है बड़ा। लेकिन यहां पर क्योंकि देखना क्रिस्टी ज्यादा है, तो फिर ये पीएमएस भी तो बढ़ गया, बीच का स्पेस पीएमएस वो बढ़ गया, यहां पर पीएमएस छोटा है, तो ये दोनों फॉर्म पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, बाकी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और बेटा खुद के राइबोसोम होते हैं, कैसे, 70s राइबोसोम्स। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेल विद इन द सेल। क्या बोलते हैं, सेल के अंदर सेल। क्योंकि भाई ये तो खुद अपने आप में सेल की तरह रह रही है ना, खुद सेल की तरह रह रही है, नहीं रह रही, क्योंकि इसके अंदर खुद के प्रोटीन बनाने के लिए मशीनरी है, खुद का डीएनए है। और बेटू रे, डीएनए होने की वजह से बाइनरी फिशन भी कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाई, शायद लाइन भी लिखी होगी देखो, कैन डिवाइड बाई फिशन, बाइनरी फिशन से डिवाइड भी कर सकती हैं, क्योंकि डीएनए है इनके पास, खुद का डीएनए है ना। और मैंने बताया इसका काम क्या है। हाँ, पूरी दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केवल इसकी वजह से ही जिंदा है, क्योंकि एटीपी अगर जनरेट नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारी बॉडी की सेल नहीं कर सकती, ना हम कर सकते। सारी हमारी मशीनरी मेटाबॉलिज्म एटीपी पर ही चल रही है। जैसे दुनिया में आप आए हो, जैसे तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता ना। मतलब आप नहीं अभी कमा रहे, कुछ कर रहे, तो पेरेंट्स कमा रहे हैं ना, बेटा कर रहे हैं। तो बिना पैसे के आप जानते हो कि हम अपना खाना पीना भी अरेंज नहीं कर सकते, कोई भी चीज बेटा हर पैसे से मिलती है। तो ऐसे ही सेल की जो पैसा है वो एटीपी है। ठीक है ना। और मैंने आपको देखो बताते में ही बता दिया था, और फंक्शन मैंने बता दिया था आपको। जैसे यहाँ पे और ज्यादा बातें नहीं भूलेगी, मैंने बताया था कि स्पर्म जो होते हैं वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल पाया जाता है मिडिल पीस में, वो भी यहाँ पे आपके सेल में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बेटा इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल और बोलते हैं इसको, और प्लास्टिड को क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्यों, क्योंकि चक्कर क्या है, अगर फुली ऑटोनोमस होता तो फिर तो ये खुद ही सेल होती, खुद अपने आप में ही अलग रह रहा होता ना सेल के बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेल के अंदर है, इसका मतलब कंट्रोल न्यूक्लियस का इनके ऊपर है कुछ ना कुछ।
है ना बेटा। लेकिन कुछ हद तक अपना काम अपने आप कर लेते हैं, इसीलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, अर्ध स्वतंत्र हैं। कैसे हैं बेटा? अर्ध स्वतंत्र ऑर्गेनल हैं, सेमी ऑटोनोमस। समझ गए ना बात? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बातें कंप्लीट हो गई। चले आगे अब हम। अब बात करते हैं किसकी? प्लास्टिड्स। लवक। लवक कहते हैं ना बेटा, प्लास्टिड या लवक। तो पता है, जो हमारे प्लास्टिड्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बेटा कलर प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये बेटा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले बता देता हूं अभी स्टार्टिंग में ही। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, ध्यान सुनना मेरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये भी सेमी ऑटोनोमस हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी सेल विद इन द सेल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके पास भी 70s राइबोसोम्स हैं। समझ रहे ना आप बात को? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। समझ गया? ये भी कैन डिवाइड बाई बाइनरी फिशन। तो सबसे पहले हमें उन बातों पर फोकस करना चाहिए कि हाँ भाई कौन सी बातें ऐसी हैं जो उसके कॉमन है इनमें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में और इनमें कॉमन फैक्टर या कॉमन बातें हैं। अब आप जानते हैं कि जो हमारे प्लास्टिड है ना बेटा, ये 3 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। ये नोट कर लेने तो है ना कि कितने टाइप के होते हैं बेटो? 3 टाइप। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट हैं, वो क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? ग्रीन, क्योंकि उनमें पिगमेंट है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर की। अच्छा जो क्रोमोप्लास्ट हैं, वो ग्रीन को छोड़ करके बाकी सभी कलर के हैं, बाकी और डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं। कौन बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि इनमें ना, जैसे हमने बताया क्लोरोप्लास्ट में तो मेनली क्लोरोफिल है, हालांकि थोड़े बहुत अमाउंट में आपको पता है कैरोटीनॉइड जेंटोफिल थे ही, लेकिन यहां पर क्रोमोप्लास्ट में कौन पाए जाते हैं? कैरोटीनॉइड जेंटोफिल, ये पाए जाते हैं। तो इनकी वजह से जो अलग अलग कलर फ्लावर के, फ्रूट के, सब्जियों के अलग अलग जो कलर होते हैं, इनकी वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर हरे होते हैं जब, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सुनते हो ना? सुना होगा, पढ़ा होगा। और जब वो लाल हो जाते हैं टमाटर, तो वो बन जाते हैं क्रोमो, रेड कलर के क्रोमोप्लास्ट बन जाते हैं। ठीक है बेटो, इसका मतलब एक बात और समझे आप, आपकी खोपड़िया में एक बात और आई। पता क्या बात आई? कि सर इसका मतलब प्लास्टिड एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अल्टमान, अल्टमान और सिंपर की इंटर कन्वर्जन थ्योरी थी, बता दूंगा अभी, कि ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल भी हैं। खैर, ये वाले जो होते हैं ना साहब, ये रंगहीन होते हैं।
कैसे होते हैं? रंगहीन। पर्पल के नहीं होते बेटे, कलरलेस होते हैं। रेड, पर्पल, ऑरेंज, येलो, ब्लू, जो भी तुझे बोलने हो सब क्रोमोप्लास्ट। तो नहीं होता ब्लू। जब जब तुम सर्च मार के देखियो, तुझे फ्लावर वेजिटेबल सब कलर की मिलेंगी। तो जानती है, मैंने तुम्हें बताया था बोगनविलिया 7 तरीके की पाई जाती है कलर में। हमने तो नहीं देखी, देखना तो सर्च मार के सब मिल जाएंगे। तो ये सारे कलर इनके जैसे तो नहीं है। और देखना, कैप्सिकम, शिमला मिर्ची लाल भी है, येलो भी है ना, ग्रीन भी है। और सुनो, और अगर मान लो ए बच्चे, अगर 20 रुपए की मान लो 250 ग्राम शिमला मिल रही है ना, कैप्सिकम शिमला मिर्ची हरी वाली, तो लाल और पीली वाली मिलती है 70 रुपए की 250 ग्राम। बहुत 3 गुना, 80 रुपए की। क्योंकि चक्कर क्या है, उनकी वो कम होती है, उत्पादन कम है। और वो पैसे वाले लोग ना, वो कलर की वजह से दिख देख के, क्योंकि उन्हें पता है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कलरफुल सब्जियों में। तो ऐसा नहीं है कि 3 गुना ज्यादा बेनिफिट करेगी, लेकिन रेट 3 गुना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों में कुछ, अगर थोड़ी चीज अगर कोई बता दी जाए क्वालिटी, तो लोग वह किसी भी दाम पे तैयार रहते हैं खरीदने, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो कोई जरूर ऐसी बात नहीं है कि आप कलरफुली वाली है ना, हरी वाली शिमला भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। बैंगन खाओ, जो कह रही है ब्लू वायलेट पर्पल, वो आपको बैंगन मिल जाएंगे, है ना। अच्छा सुनो, अब पर्पल और ब्लू में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता लाली। हाँ ले, बता। अच्छा तुझे एक बात बता दूं, सब्जी कुछ नहीं होता। मॉर्फोलॉजी तूने पढ़ी थी मुझसे? नहीं पढ़ी, मतलब आई नहीं थी यहाँ पे। तुम्हें पता है कि सब्जी कुछ नहीं होती, बायोलॉजिकली सारे फ्रूट होते हैं, ओवरी से बनने वाले सारे फ्रूट हैं। लौकी, कद्दू, बैंगन सब फ्रूट है। गाजर तो रूट है। हाँ, क्या कह रहा है? सीड, अच्छा, सीताफल, सीताफल होता है, शरीफा नहीं, एक सीताफल या वो बोलते हैं ना बेटा, शरीफा को बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल। हाँ, नहीं बेटा, बात तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो अंडाशय से ना होके बीजों से, बीजों से कोई नहीं। चक्कर क्या है बावले, फ्रूट के अंदर तो बीज बनते हैं, बीजों से थोड़ी फल बनेगा यार। अच्छा तो एक बात था घंसू, क्या बीज पहले बन गए? अबे फ्लावर से फ्रूट बनेगा तब बीज बनेंगे उसके अंदर। तो ये बोलते हैं बेटा कि जब बिना ओवरी से फ्रूट बन जाए, ऐसा बोल, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। वो जो नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के जो बनता है। अच्छा, और बिना ओवरी से जो बनने वाले ना बेटा, वो फॉल्स फ्रूट बोले आते हैं, असत्य। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो सत्य असत्य कह रहा है, वो असत्य फल होते हैं। लेकिन सुन, सुन बेटा सुन, उसमें भी अंडाशय तो जरूर होता है, उसके साथ दूसरे पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, मैंने पढ़ा है। दूसरे पार्ट भी जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो होता है फॉल्स फ्रूट। जैसे सेब है यार, एप्पल, पियर मतलब नाशपाती है। सेब में जो खाते हो ना तुम लोग, वो सीड के चारों ओर का वो थैलेमस होता है कायदे में, यानी वो फॉल्स फ्रूट है। जो रियल वाला पार्ट है वो तो आपने बीज के आसपास का वो प्लास्टिक सी झिल्ली वो फेंक दी काट के, क्योंकि वो है ना, कटती नहीं हो तो। तो चाकू से नहीं, तो तेरे मुंह में तो दांत ही है बेटा, चाकू थोड़े ही है। हाँ, चलिए अब मेरी बात सुनो। तो मैं ये बता रहा था, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना कलरलेस, तो इनमें कलर तो नहीं है, लेकिन ये स्टोरेज के काम आते हैं। किस काम आते हैं? तो इनके भी भाई साहब 3 टाइप हैं। क्या है?
ल्यूकोप्लास्ट, एक होते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट। सुनो, एल्यूरो, इलायो, एमाइलो, है ना बेटा? ये ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप है। एल्यूरो वाले क्या स्टोर करते हैं? स्टोर प्रोटीन। देखो लिखा हुआ होगा। इलायो वाले बेटा फैट को स्टोर करते हैं, फैटी लिपिड। और एमाइलो वाले स्टार्च, है ना? ये तीन टाइप के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एल्यूरो वाले प्रोटीन स्टोर करेंगे, इलायो वाले फैट स्टोर करेंगे, और एमाइलो वाले स्टार्च स्टोर। ठीक है बेटा? हालांकि मैंने बताया था तुम्हें, लेकिन यहां पे इस क्लास में बता देता हूं। क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और इस टाइप से बना दो, ठीक है? ये बेटा क्लोरोप्लास्ट है, क्या है ये? अच्छा, आप जानते हो दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा लैमली। ये अब मैंने बताया, एक फ्रेट भी बोलते हैं, एक टर्म होता फ्रेट, FRET, बताया था मैंने। तो देखिए बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, चाहे हम ऐसे बना दें इसको, है ना बेटा, इस टाइप से, या हमने ऐसे ऊपर से ऐसे बना दिया, तो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज रह गई यार, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है ना, यहां भी स्पेस है। तो बेटा दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। डबल मेम्ब्रेन वाले, इधर गर्दन सीधी कर। डबल मेम्ब्रेन वाले कुछ ही सेल ऑर्गेनेल हैं बेटा, है ना, जिनमें से ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड भी हैं। और आप देख रहे हैं कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नहीं बोलेंगे यहाँ पर। और बेटा रे, अंदर, वहां पे हम मैट्रिक्स बोलते थे, यहाँ पे स्ट्रोमा कहते हैं। आपको एक बात बता दें, जो बहुत सारे थैलेपॉड मिलके बनाते हैं ग्रेना, तो पता है एक ग्रेना में 10 से लेकर के 100 थैलेपॉड तक हो सकती है। कितनी हो सकती है?
एक चूहा इसमें घुस जाता है अंदर। कैसे इसमें घुस रहता है चूहा? यहीं से निकल सकता है। सुनो मेरी बात। तो बेटा सुनाओ बच्चों। तो पता है यहाँ पर ये ग्रेना को कनेक्ट करने वाले होते हैं स्ट्रोमा लेमली। कौन होता है? स्ट्रोमा लेमली। और पता है स्ट्रोमा लेमली पे भी पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ग्रेना थाइलाकॉइड पे पाए जाते हैं। ये बच्चे पढ़ते कम है, हंगामा ज्यादा मचाते रहते हैं यार। एग्जाम चल रहे हैं। क्या कह रहा है? क्यों लड़ता रहता है भाई? और सुनो मेरी बात सुनो। इसके लिए एक शब्द नहीं है कोई। दिक्कत मत है कुछ कह देना। अरे चुप हो जाओ, पिटाई लगा दूंगा मैं। सुनो। और लड़ते नहीं लड़कियों से बेटा। और देखो मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से सुनो। हाँ बच्चों, ध्यान से। बेटा तो इसके अंदर जो ग्रेना है वो स्ट्रोमा लेमनी से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं मैंने करेक्टर तो पहले बता दिए थे कि 70s राइबोसोम भी हैं, इसलिए खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कर सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और जिसके पास डीएनए आप जानते हो वो मल्टीप्लाई कर सकता है, बाइनरी फिशन से रेप्लिकेट कर सकता है ना बेटा? बस अंतर काम में बहुत ज्यादा है कि उसके पास में रेस्पिरेटरी एंजाइम होते थे एटीपी जनरेट करने को, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, और काम इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो चलो एटीपी जनरेट करता है, लेकिन ये सनलाइट को कैप्चर करता है। उस सनलाइट से फूड बनाने का काम है इसका, फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है ना बेटा? अच्छा, जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो एक भी हो सकता है वन सेल में, जैसे क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, एनसीईआरटी में नाम है। क्लोरेला है। तो इस टाइप की जो ग्रीन एल्गी है ना, इनमें एक रहता है केवल क्लोरोप्लास्ट का नंबर, लेकिन 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, ये भी एनसीईआरटी में लिखी है लाइन। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट इन वन मीजोफिल सेल। आपको पता है कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल के अंदर। तो बेटा 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है। और मैंने क्या बताया कि एक क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेना है, और हर एक ग्रेना में 100 तक क्या हो सकते हैं? थाइलेकॉइड। वो जो कॉइन लाइक या जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में बातें हो गई। ठीक है, दोनों सेल ऑर्गेनेल्स आप अच्छे से समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो। नहीं बेटा अभी और भी तभी देखो, क्योंकि अगली क्लास में खत्म करना है ना हमें ये पूरा सेल। तो अभी ये छोटे छोटे दो तो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है वो सॉन्ग? अभी देखना, हमें मैं कराऊंगा तो देखना कि बहुत कुछ है। हाँ, क्या हुआ? रह गया है? तो देख ये आ गए, ले कर लो जल्दी से, कर लो लो। बाहर जाके बात कर ले।
देखिए, राइबोसोम, आप इसको सेल ऑर्गेनेल भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो क्या माना जाता है, डेंस पार्टिकल की तरह रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से डेंस पार्टिकल की तरह देखे थे, किसने, जॉर्ज पेलाडे ने। आई थिंक देखना 1953 ईयर तो नहीं है कहीं। क्योंकि 53 बहुत फेमस है, 12th में ही बताऊंगा मैं आपको, वॉटसन क्रिक का मॉडल भी 1953 वाला है, बहुत फेमस है। हम्म, नहीं तो एक साल में अलग अलग डिस्कवरी हैं कई इंपॉर्टेंट। तो पता है बेटा, इसको पेलाडे पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, पेलाडे पार्टिकल। और पता है, नहीं लिखा होगा बेटा। अच्छा, अच्छा ये तो लिखा है कि पेलाडे ने डिस्कवर्ड किए थे। हाँ तो पेलाडे पार्टिकल कहते थे, ठीक है। तो पता है, पेलेड नहीं वैसे पेलाडे कहते हैं। और अब मतलब तू अब इसका बदला ले रही है, पहले ये तेरे कंधे पे सर रखती है, अब तू रखना चाह रही है। अच्छा अच्छा, नहीं रखना वाली थी लेकिन मुझे देख के तू रुक गई। हाँ हाँ तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी भाई, ये दो लड़कियों की बातें हो रही हैं, तुम क्यों मुकद्दम बन रहे हो। अरे तू चुप हो जा, तुझसे नहीं कह रहे भाई। अब सुनो, पता है, तो राइबोसोम जो होते हैं बेटा, राइबोसोम को आप जानते हो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं साहब, या प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी बोल देते हैं हम इनको। भाई बनाता हूं देखो स्ट्रक्चर से, आप ये मत सोचना कि इसमें तो कुछ नहीं था। बेटा अकेले भी पाए जा सकते हैं ये साइटोप्लाज्म में, जैसे दिखाए थे हमने। अच्छा सुनो एक और चीज, ये साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं सेल के, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी अभी मैंने बताया आपको पाए जा सकते हैं, है ना बेटा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं साइटोप्लाज्म में नॉर्मली, मतलब अकेले भी पाए जाते हैं या फिर ईआर के साथ अटैच रहते हैं। क्या इधर नहीं आ रहा चूहा बेटा। और पता है, ये जो राइबोसोम है, ये दो टाइप के होते हैं, दो साइज के होते हैं बेटा ये राइबोसोम, एक 70s और एक 80s। ये 70s वाले होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इसके अलावा बेटा ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड। और जो एटीएस टाइप हैं, ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में ऑफ यूकैरियोट। अरे यार साइटोप्लाज्म में ही तो है बाबली, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, चाहे वो अकेले रहें नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब सुनो, राइबोसोम बना किससे होता है, नहीं वो तो सब यूनिट है, मैं बोल रहा हूं किस चीज से बना। हाँ राइट, एक्चुअली पहले तो सब यूनिट बता देता हूं चलो। देखिए 70s में दो सब यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, एक छोटी और एक बड़ी। 30s प्लस 50s, ये भी तो बताना पड़ेगा। और 80s वाले में 40s प्लस 60s। क्लियर, मतलब ये 350, सुनो 350 मिलके वैसे तो 80 होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से रहता है जैसे आप देखते नहीं हो पेन है, तो एक हाँ ओवरलैपिंग, पेन के ऊपर एक कैप लगा दो अगर आप, तो उस टाइप से, है ना। और ऐसे ही 60 40 100 है, लेकिन 80s बोले आते हैं। आप लिख लेना ये बातें तो ऑलरेडी लिखी हुई हैं। और ये किसके रह गए हैं ये पेजेस खड़े किसके रह गए।
इसमें बच्चे के हैं ये तो इसमें तो फंगस के क्वेश्चन है हाँ सर वो वाले बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन अस्टिलेगो उमर का ये अस्टिलेगो ऑल्टरनेरिया एल्वियो एस्परजिलस किसमें केवल एसेक्सुअल पाया जाता है एंटरटेन क्यों और क्यों क्या क्यों ऑल्टरनेरिया क्यों वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में राइट तो इसका लॉजिक ये है आपको इन चार ऑप्शन में से ये देखना था कि अस्टिलेगो है ऑल्टरनेरिया एल्वियो एस्परजिलस तो इस बच्चे ने एस्परजिलस लगा रखा है जो गलत है एक्चुअली में ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास ऐसी होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो उसका मेंबर चाहे ऑल्टरनेरिया आए कोलेटोट्राइकम आए फ्यूजेरियम आए ट्राइकोडर्मा आए वो आंसर लगाना ये होता है टेस्ट तो ये इन्हें लेना होता है तो वो एक क्लास में ही लेते हैं कैसे हाँ हाँ तो ये कहेंगे तब आगे टेस्ट दे देंगे लेकिन हम क्वेश्चन तो बीच में आपको कराते रहेंगे ठीक है आगे मैं भेज दूंगा क्वेश्चन अपने कर लेना फिर तो देखिए सुनो टेस्ट के फॉर्म में और देखो जरा कोई थोड़ा साइज में अंतर है ना ये बड़ा सा है ना थोड़ा छोटी बड़ी बात है नहीं साकेब बेटा सुनो पता है जो राइबोसोम है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि किससे बना होता है तो बच्चे ने बताया कि सर आरएनए और प्रोटीन से बना होता है तो राइबोसोम बना होता है आरआरएनए से आरएनए तीन टाइप के होते हैं मेनली एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए तो आरआरएनए का नाम ही राइबोसोमल आरएनए है क्या नाम होता है तो आरआरएनए प्लस आर प्रोटीन्स ये दोनों मिलके बनाते हैं राइबोसोम यूनिट्स राइबोसोम सब यूनिट बनाते हैं बेटा है ना आरआरएनए और आर मतलब आरएनए के राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको राइबोसोमल प्रोटीन कह देते हैं बेटा आर का मतलब राइबोसोमल ठीक है इसी वजह से क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम बनाता है इसीलिए टोटल आरएनए का 80% तो यही होता है सेल के अंदर टोटल आरएनए का 80% तो आरआरएनए होता है अब मैं यहां आपको ये बता रहा हूं कौन कौन से आरआरएनए किस यूनिट में पाए जाते हैं आरआरएनए के भी थ्रेड हैं अलग अलग वो बता रहा हूं बता बच्ची तू कह रही थी कि ये तो सब आता है तो बता ना कौन कौन से थ्रेड होते हैं 23s 5.8s 16s 28s 5s 18s ठीक है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये 12th में भी काम आएगा ध्यान रखिएगा कि ये काम का है आपके कोर्स का है क्योंकि 12th में भी है ये देखिए जो हमारा 80s में जो बेटा 60s वाली यूनिट है उसमें तीन टाइप के आरआरएनए हैं और जो छोटी वाली यूनिट है उसमें एक टाइप का आरआरएनए है टोटल अगर हम देखें 80s वाले राइबोसोम में कितने टाइप के आरआरएनए हो गए चार टाइप और बेटा 70s टाइप के राइबोसोम में टोटल तीन टाइप के
दो उनमें से बड़ी यूनिट में, एक छोटी यूनिट में होता है। तो ये उनके नाम है। अच्छा, एक और चीज है, ये एस क्यों कहते हैं एस? एक तो एक तो साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग, तो उसने दिया, तो इसलिए उसके नाम को सम्मान करने के लिए एस बोल देते हैं। दूसरी बात, पता है एस का मतलब सेडिमेंटेशन भी होता है। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, है ना? मतलब क्या है कि अगर जो हैवी है तो वो बेटा जल्दी सेटल डाउन होगा, सेडिमेंट होगा, और जो हल्का है वो देर में सेटल डाउन होगा, है ना? तो इसीलिए उसे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, हो गया बेटा, राइबोसोम की बात खत्म हो गई। चलें आगे, देख लो जल्दी से। अब आएगा नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन होगा, देखना। इसकी और जानकारी देता हूँ थोड़ी सी। फिर फिर उसके बाद में सीलिया से कल पढ़ा देंगे। नहीं, वो सीलिया फ्लेजिला बनाना पड़ेगा एक, जो आपके इसमें थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर 9+2 अरेंजमेंट उसका, वो और सेंट्रियोल दोनों को कंपेरेटिवली बता दिया जाएगा। फिर न्यूक्लियस, और बस क्रोमोसोम्स की वो थोड़ी सी। प्लांट सेल में ये होते नहीं, सेंट्रोल सेंट्रियोल ये होते नहीं, तो फिर जब वो सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा वहाँ? कि क्या हो? एक्चुअली बेटा मैंने बताया था, पता है सेंट्रियोल्स जब नहीं होते ना और स्पिंडल बनता है तो उसको बोला जाता है एनेस्ट्रल स्पिंडल, और जब दोनों सेंट्रियोल हैं तो एम्फिएस्ट्रल होता है। एस्ट्रल मतलब वो रेस। तो देखो, चाहे सेंट्रियोल्स नहीं भी हैं तब भी स्पिंडल फाइबर तो फिर भी बनेंगे, होल फिर भी है, स्पिंडल फाइबर फिर भी बनेंगे। वो सेंट्रियोल ही तो नहीं है बस। स्पिंडल अपरेटस में तो सेंट्रियोल भी आता है माइटोटिक अपरेटस में, और स्पिंडल फाइबर भी आती है, एस्ट्रल फाइबर भी आती है, बस सेंट्रियोल नहीं हो। हाँ भाई, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। तो सुनो, सेल के अंदर, सेल के अंदर ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। और पहले तो ये नाम भी नहीं देते थे एनसीईआरटी, जबकि इनके बारे में बातें आ जाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो बताऊं तो याद रखें। बेटा साइटोस्केलेटन एलिमेंट जो होते हैं, ये पता है प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं कुछ, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। कैसे हैं? प्रोटीनियस फिलामेंटस, है ना बेटा, स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये क्या करते हैं? ये बेटा उसको एक तो शेप प्रोवाइड करा रहे हैं, या हम बोले उसकी शेप को मेंटेन कर रहे हैं। अंदर बेटा एक स्केलेटन सा हो गया ना पूरे में फैला हुआ, है ना, नेटवर्क से बना रहे हैं, तो उसकी शेप को मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा, इसके अलावा बेटा और भी इनके सीलिया फ्लैजेला बनाना, माइक्रोबिलाई बनाना, है ना, इस टाइप के मोटिलिटी वाले फंक्शन इनके हैं, बताऊंगा अभी। अब ये तीन टाइप के हैं साहब, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ध्यान से सुने, माइक्रोट्यूब्यूल, लड़कियां बातें नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल किसकी बनी हुई है? हाँ, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेंस किसकी बनी हुई है? ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स की बनी हुई है, अल्फा बीटा ट्यूबुलेंस की। और पता है, सुनो, यही बता दे रहा हूं, देखो शॉर्ट में इसके इंपॉर्टेंट काम। माइक्रोट्यूब्यूल क्या काम करते हैं? दे फॉर्म सीलिया, जो भी आगे पढ़ोगे, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, इतने इंपॉर्टेंट है देख लो आप, स्पिंडल फाइबर्स,
यहाँ एंड कर देना, एंड स्पिंडल, समझ गए आप? तो इसका मतलब इनके बिना तो सेल डिवीजन ही नहीं होगा। और मूवमेंट में भी देख लो, सील या फ्लैजेलाई मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, समझ गए? और इनका डायमीटर लगभग होता है अप्रोक्स 25 नैनोमीटर। कितना होता है? 25 नैनोमीटर के आसपास। केवल ये वो काम काम की बात बताएगी जिस पे कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये तो देखने को मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि ये तो आपके कोर्स में है ही पूरा, सील या फ्लैजेला और सब कुछ। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट। ये बेटा माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट या एक्सन फिलामेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि किसके बने होते हैं? मेनली एक्टिन के। इसीलिए एक्टिन फिलामेंट या एक्सन फिलामेंट। अब आप जानते हो जो एक्टिन के बने हुए माइक्रो फिलामेंट, तो यार एक्टिन मायोसिन याद आ रहा है? अभी अभी उसमें ह्यूमन फ्यूजन में भी वहां तक गए नहीं होंगे आप, मूवमेंट लोकोमोशन में। अभी अभी तो सर्कुलेटरी चल रहा है ना, आई थिंक। हो गया ना? हाँ। तो वो आएगा आगे फिर मूवमेंट लोकोमोशन, तो वहां पे एक्टिन मायोसिन ये सब पढ़ेंगे आप। और पता है माइक्रोफिलामेंट का काम, आपने वो विलाई माइक्रोविलाई तो जानते हो ना, स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन, उनके बनाने में माइक्रोफिलामेंट का रोल है। आप नोट कर सकते हैं, इन सिंथेसिस ऑफ या हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विलाई माइक्रोविलाई, कॉमा जो वेसिकल्स होती है ना, आप जानते हो, पता है पिनोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, तो वो जो वेसिकल मेम्ब्रेन में जो वेसिकल बनाती है वो भी, तो आप एक बोल सकते हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ विलाई माइक्रोविलाई एंड मेम्ब्रेन वेसिकल्स, मेम्ब्रेन वेसिकल्स। ठीक है, ये काम हो गए है ना बेटा? और एक काम और लिख देना, एक पॉइंट बहुत काम की और बता रहा हूं, देखो आगे तक की। आल्सो हेल्प, आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल, ब्रैकेट में इन्वॉल्व इन क्लीवेज ऑफ फरो प्रोसेस। जो क्लीवेज और फरो मेथड नहीं था, उसमें ये बनाने में माइक्रोफिलामेंट भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लीवेज में हेल्प कर रहे हैं उसके में। खैर, अब ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं बेटा रे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के, कोई एक के फिक्स नहीं है। केराटिन के भी बने होते हैं, पता है फिलामेंट ही बहुत सारे होते हैं। केराटिन के केराटिन फिलामेंट होते हैं, एक वाइमेंटिन फिलामेंट होते हैं जो न्यूक्लियस को होल्ड करते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये अलग अलग फिलामेंट होते हैं। डिफरेंट, मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। और बेटा ये फिलामेंट भी इसीलिए अलग अलग हैं, जैसे कि अगर मैं नाम देना चाहूं ना बेटू इनमें, जैसे केराटिन फिलामेंट्स, वाइमेंटिन फिलामेंट्स, लीजिए साहब, ये बातें हो गई हमारी साइटोस्केलेटन एलिमेंट। ठीक है, तो रहने बस वाइमेंटिन फिलामेंट, VIMENTIN फिलामेंट होते हैं, न्यूक्लियस को होल्ड करते हैं साइटोप्लाज्म। सोच न्यूक्लियस को कितने काम के हैं वैसे, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में होल्ड करने का काम।